बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट के बारे में है, वो आज लास्ट लेक्चर है जिसमें आज अपने जो इस टॉपिक है इसको हम वाइंड अप करेंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव रिसर्च है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी है वाइल प्लानिंग एंड वाइल डिज़ाइनिंग एंड इफ़ेक्टिव रिसर्च। सबसे पहली चीज़ जो है वो कंसीविंग द आइडिया है कि हमने आइडिया को कंसीव करना है कि हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग द ब्रीफ, उसके बाद एग्रीइंग द ब्रीफ विद द अदर स्टेक्स होल्डर इंक्लूडिंग कम्युनिटी मेंबर्स, और जो इसके बारे में आपको फंडिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एवेल्यूएट ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च स्किल ऑफ द पीपल। हमने ये भी देखना है कि हमारे पास इस रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, और जो हैं हमारे पास कितने रिसर्च स्किल्ड लोग हैं, कौन कौन से लोग रिसर्च में स्किल्स उनके पास स्किल है। डिसाइड हु विल अंडरटेक द रिसर्च, कौन रिसर्च को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, हमने कॉस्ट के बारे में अंदाज़ा लगाना है कि इसका कितनी कॉस्ट आएगी। गेटिंग डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, अरेंजिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड सुपरविजन फॉर द रिसर्चर। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको किसी ना किसी कॉस्ट की ज़रूरत होती है। सेटिंग अप एन एडवाइजरी ग्रुप, अप्लाई फॉर अ फंडिंग। रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा? द रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू ओवरऑल स्ट्रैटेजी दैट यू चूज टू integrate the different component of the study in a coherent and logical way, thereby ensuring you will effectively address the research problem. It constitutes the blueprint for the collection, measurement and analysis of the data. ये रिसर्च डिज़ाइन जो है ये एक ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का, जब भी हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और ये ओवरऑल तमाम कुछ जो रिसर्च के अंदर होने जा रहा होता है उसके बारे में हमें मालूमात देता है। रिसर्च प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए? बैकग्राउंड स्टडी, पहले भी लास्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी अच्छी बैकग्राउंड स्टडी होगी उस फिनोमेना के, उस इशू के, उस प्रॉब्लम के बारे में, उतनी अच्छी आप रिसर्च प्लान कर सकेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी वेरी क्लियर, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, ना ही जो है वो रेपिटेशन होनी चाहिए उनके अंदर, बल्कि हर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसी एक इशू के ऊपर हो और बहुत ज़्यादा क्लियर हो। रिसर्च क्वेश्चन, एक चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड योर रिसर्च क्वेश्चन। योर ऑब्जेक्टिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव कि आप इस रिसर्च से क्या हासिल करना चाहते हैं, वेयर एज the research question is in the form of question. So these are two different thing. हम अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं या रिसर्चर्स भी बाज़-औक़ात ऐसा करते हैं कि वो दोनों इसको सेम ही लेते हैं और एक ही जैसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, which create a very bad impression. मेथड इन डिटेल, और हमने अपनी मेथडोलॉजी को, मेथड को क्लियरली बताना है कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। पहले भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि जो भी स्टेप आपने रिसर्च के अंदर उठाना है, जो भी काम करना है, यू हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। किसी को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है, बल्कि आपके रीडर को, आपके जो फंड प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज है, उस चीज़ को इससे गरज है, ख़ासतौर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, कि आपकी इस चीज़ के, इस स्टेप के बारे में जस्टिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑप्ट फॉर द क्वान्टिटेटिव रिसर्च, what is the justification behind in opting the quantitative research? क्या justification है? अगर आप qualitative को opt कर रहे हैं तो क्या justification है? Background, the brief introduction to your company से मुराद वो एजेंसी भी हो सकती है जिसने आपको वहाँ पर एम्प्लॉय किया है कि आप इस इलाके की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। To your company will have the agency understand you and your individual needs. Background could include what do you do, what is your industry sector and how you fit into, how long you have been in the development work, आपका experience कितना है, आपने कितने projects किए हैं अब तक और कितनी अच्छी तरह different projects को implement किया है, how many employees you have, what are the business aims and aspirations. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मैं पहले भी इसी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए।
एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और देयर इज़ अ क्लियर कट दरमियान में होनी चाहिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि एक जैसे बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं या रिसर्च क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव could include context for the decision to the commission research, who is the companies involved in the research objective और बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप जब भी प्रपोजल राइटिंग करें उसके अंदर आप क्लियर कट उनको बताएं कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इस रिसर्च से क्या हासिल करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप किन लोगों को इसमें इंक्लूड करेंगे, उनका क्या एज ग्रुप होगा, उनकी इनकम क्या होगी, माशरे के कौन कौन सी क्लास को इसमें आप ऐड करेंगे, उनके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, उनकी मंथली फैमिली इनकम क्या होना चाहिए, हाउस होल्ड नंबर क्या होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टारगेट ऑडियंस में शामिल हैं। हु यू वांट रिसर्च एंड हाउ मैनी इंटरव्यूज, सैम्पल साइज आपका क्या होगा। You may want different options or for the agency to make recommendation. Contact details, can you provide a customer list or should the agency find respondent themselves? तो ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि आपका रिस्पोंडेंट कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ से आपके पास आएंगे, सैम्पल साइज़ क्या है, सैम्पल साइज़ आप कैसे डिटर्मिन करेंगे, आपकी पॉपुलेशन कितनी है जिसमें से आप सैम्पल साइज़ डिटर्मिन करेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, क्या करेंगे। रिसर्च अप्रोच, आपकी रिसर्च अप्रोच क्या होगी। डू यू थिंक योर ऑब्जेक्टिव वुड बेस्ट मीट थ्रू क्वालिटेटिव और अ क्वांटिटेटिव रिसर्च और परहैप्स अ कम्बिनेशन, आप कम्बिनेशन भी कह सकते हैं जिसको हम मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। शुड द रिसर्च बी कंडक्टेड फेस टू फेस, बाय टेलीफोन और ऑनलाइन, आप जो है वो फेस टू फेस रिसर्च करेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें आपको ऑनलाइन रिसर्च या टेलीफोनिक रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम स्केल कंसिडर इंटरनल माइलस्टोन सच एज मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग डेडलाइन। आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है उसका एक टाइम स्केल बनाना है जिससे आपको ये पता चलेगा आगे आपने कौन सा काम कितने अरसे में मुकम्मल करना है। Deliverables, do you want the findings in a written report format or a presentation? You may want to have both or have a meeting with your agency to discuss the findings. Deliverable could include your preferred format for the findings, for example, a report in Word or presentation in PowerPoint, hard copy or electronic one. Do you want the agency to present the findings? Is there anything else you expect the agency to provide? Research budget, again, you must have to provide the research budget to the funding agency. वहाँ बताना पड़ेगा कि आपको इस रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी फंडिंग दरकार है। After the research budget, the last thing is which we have to keep in mind while writing a proposal, that is contact detail. How should the agency get in touch with you? You have to provide the contact numbers or your email address in the proposal ताकि अगर आपकी फंडिंग एजेंसी को आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सके। इसी तरह यही जो चीज़ है आपने उनसे भी रिक्वायर करनी है कि आप जिस बंदे को प्रपोजल भेज रहे हैं या जहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपने एट द टाइम ऑफ नीड किससे कांटेक्ट करना है। हु शुड दे सेंड देयर बिड टू, बाय व्हेन एंड हाउ, कि आपने कैसे बिड भेजनी है, इलेक्ट्रॉनिकली और हार्ड कॉपी में भेजनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि यू हैव टू सबमिट ऑनलाइन एंड आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन यू ऑल्सो हैव टू सेंड द हार्ड कॉपी टू द एजेंसी। तो आज के लेक्चर में हमारा जो रिसर्च इन डेवलपमेंट का टॉपिक था, जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था जिसको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा है। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।